स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरें, वहीं खेल जगत की कुछ खबरें और कारोबार जगत की कुछ खबरें, देश विदेश की कुछ खबरें, और जिसमें हमारा मुख्यतः विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। यह सेशन निश्चित ही यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रंट पेज की पहली खबर जो आई है वो है कि माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने सपा में प्रदेश में जो सपा ने एक तरह से जो समाजवादी पार्टी है उसने एक तरह से प्रदेश में एक जिला एक माफिया मॉडल लागू किया था, ऐसी उन्होंने टिप्पणी की है। तो सीएम योगी ने अखिलेश पर चुटकी लेते हुए कहा है कि हर समस्या का तरीका होता है, समाधान का सब तरीका होता है, भाग लो या भाग लो। हम तो यहाँ सदन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। नेता विरोधी दल अखिलेश यादव की खाली कुर्सी की ओर इशारा कर बोले उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को विधानसभा में विपक्ष पर जमकर गरजे। उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि सपा ने पूरे प्रदेश में एक जिला एक माफिया मॉडल लागू कर दिया था। हमने एक जिला एक उत्पाद मॉडल लागू किया। विकास की राह में सपा के पोए कांटों को रोलर और बुलडोजर चलाकर फूल उगाने का काम यह सरकार कर रही है। और समाजवाद सबसे बड़ा पाखंड है, उत्तर प्रदेश समाजवाद की नहीं बल्कि रामराज की धरती है, ऐसी उन्होंने टिप्पणी की है। और वहीं उन्होंने इंग्लैंड में होटल व ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदने की बात भी अपनी सपा सरकार में जो हुई है उस पर भी प्रकाश डाला है। वहीं इसके बाद जो दूसरी खबर हमारी फ्रंट पेज की आ रही है वह है कि जो अतीक जो एक तरह से माफिया है, तो उसका घर एक तरह से हम कह सकते हैं उमेश पाल हत्याकांड के हम कह सकते हैं जो आरोपी का घर है। तो अतीक का जो कि करीबी मित्र है, तो उसके घर पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि बुलडोजर चल गया है और जो उसका घर है वो धराशायी कर दिया गया है। वहीं इसके बाद जो अतीक है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुरक्षा की गुहार अतीक ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर लगाई है। वहीं नवाजुद्दीन के भाई के नाम एक तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी की गई है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने तीनों भाइयों के बीच एक तरह से जो अभिनेता भी हैं और जो एक जाने पहचाने जिनका नाम है, तो उन्होंने अपनी संपत्ति अपने तीनों भाइयों में बांटने का जो फैसला किया है वह निश्चित ही सराहनीय है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तो 6,828 करोड़ रुपए में एक तरह से स्वदेशी विमान खरीदने की जो योजना बन रही है, तो 70 स्वदेशी विमान STT-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान की खरीद पर मोहर लगा दी गई है और ये 6,828 करोड़ रुपए में एक तरह से खरीदे जाएंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सौदे को मंजूरी दी गई है। तो वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की ओर। एक पाकिस्तानी ड्रोन ने चीन से भरी थी एक तरह से उड़ान। ये जो ड्रोन है ये पंजाब में 2022 में गिराया गया था और सीमा पार आतंकी ठिकानों के पास 28 बार उतारा गया था। तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पंजाब में जो कि पिछले साल गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन ने चीन से पहली उड़ान भरी थी। सीमा सुरक्षा बल BSF के प्रवक्ता ने फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर इसका खुलासा किया है। तो सीमा पर पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के ठिकानों के पास ये 28 बार उतारा गया था एक तरह से। वहीं इसका जो पता चला है वो चिप से ब्यौरा पता चला है और इस प्रयोगशाला में पकड़े गए या गिराए गए ड्रोन की चिप से मिले डाटा का विश्लेषण होता है
उसके रूट व वैज्ञानिक ब्यौरे का पता लगाया जाता है। बीएसएफ ने कहा है जब्त किए गए और गिराए गए ज़्यादातर ड्रोन चीन में बने हैं, तो इसका भी पता चला है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय खबर में जैसे कि अमेरिका ने, या हम कह सकते हैं अमेरिका की जो एजेंसी है पेंटागन, तो पेंटागन ने चीन को एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर रूस की उसने मदद की तो उसके विनाशकारी नतीजे भुगतने के लिए वह तैयार रहे। तो यूक्रेन और रूस युद्ध के चलते हुए उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की एक तरह से कोशिश की जा सकती है इस युद्ध में जीत के लिए। तो जो कि एक तरह से लोगों के अस्तित्व के लिए एक तरह से जो खतरा है, तो उस पर प्रकाश डाला गया है। वहीं ब्रिटेन को एक तरह से भारत ने चेतावनी दी है और दो टूक कहा है कि बीबीसी को भारत का कानून एक तरह से मानना होगा। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने संदेश दिया है कि मीडिया संगठन बीबीसी को देश का कानून मानना ही होगा। और G20 समूह देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं जेम्स क्लेवरली ने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान बीबीसी कार्यालयों पर आयकर सर्वेक्षण का मुद्दा उठाया था। तो इस प्रकार की जो घटना हुई थी। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर, जिसमें कि SIT के प्रोफेसर हरि बालकृष्णन मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो हरि बालकृष्णन जो कि MIT के प्रोफेसर भी हैं, और उन्हें किस पुरस्कार से नवाजा गया है, ये ध्यान देने वाली बात है कि मार्कोनी पुरस्कार से वे सम्मानित किए गए हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खेल जगत की खबर की तरफ। खेल जगत में की खबर में जैसे कि स्पिन जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक तरह से नागपुर टेस्ट और जो दिल्ली टेस्ट है, तो उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुआ है, उसमें हम कह सकते हैं कि स्पिन जो 109 पर एक तरह से भारत की पारी जो सिमट गई है, और ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से 47 रन की जिसमें बढ़त मिली है। तो 54 साल बाद भारत टेस्ट में 109 रन पर सिमटा है। इससे पहले नागपुर में 1959 में एक तरह से 69 में हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत इतने स्कोर पर ढेर हुआ था। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी खेल जगत की खबर की दूसरी हेडलाइन पर। तो 6 साल पहले भारत में हीरो बने फोर्डन ने सिटी को एक तरह से जिताया है। फुटबॉल लीग की बात हम कर रहे हैं। तो अंडर-17 फीफा विश्व कप के हीरो जो हैं फिल फोर्डन ने अपने क्लब मैनचेस्टर सिटी को FA कप के क्वार्टर फाइनल में एक तरह से प्रवेश दिला दिया है। यह उनके 2 गोल रहे, जिनकी बदौलत सिटी ने दूसरे टियर की टीम ब्रिस्टल सिटी को 3-0 से पराजित किया है। तो यह निश्चित ही सफलता की ओर वे बढ़ रहे हैं। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर की तरफ। तो कारोबार जगत की खबर में जैसे कि हमारी पहली ही हेडलाइन जो बन रही है वह है GST से जुड़ी हुई। तो GST से एक तरह से हम कह सकते हैं 12% बढ़कर जो 1.49 लाख करोड़ उपकर से अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई अभी हुई है। तो जिसमें कि 11,931 करोड़ रुपए का योगदान रहा है उपकर के कुल संग्रह में, और 27,662 करोड़ CGST का रहा है, 34,915 करोड़ SGST का रहा है, और 75,059 करोड़ IGST का रहा है। तो हम कह सकते हैं जिसमें कि राज्यवार जो कमाई
प्रत्येक प्रदेश ने की है। तो उसमें 7,431 करोड़ उत्तर प्रदेश ने की है, 7,310 करोड़ हरियाणा ने, 4,769 करोड़ दिल्ली ने, 3,235 करोड़ मध्य प्रदेश ने, 1,651 करोड़ पंजाब ने, 1,405 करोड़ उत्तराखंड ने, तो 691 करोड़ हिमाचल ने, 434 करोड़ जम्मू कश्मीर ने, 188 करोड़ चंडीगढ़ ने। तो इस प्रकार की जो जीएसटी से जो पैसा आया है वह प्रत्येक राज्य की कमाई को दर्शाता है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी कारोबार जगत की दूसरी खबर की तरफ। अडानी समूह के शेयरों में एक तरह से उछाल आया है और 36 दिन बाद यह पहली बार उछाल जो दर्ज किया गया है, जिसमें कि 7.56 लाख करोड़ हो गई है समूह की बाजार पूंजी और 44,000 करोड़ बढ़ी है, जिसमें कि गौतम अडानी 33वें स्थान पर अभी अमीरों की सूची में बने हुए हैं। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से लगातार गिरावट झेल रहे अडानी समूह की सभी कंपनियों के शेयर एक तरह से हम कह सकते हैं 36 दिन में पहली बार इसमें तेज़ी देखने को मिली है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर की तरफ। ICICI, BOI व बंधन के कर्ज एक तरह से महंगे होने जा रहे हैं। तो RBI ने, जैसे कि हम बता रहे हैं कि रेपो दर में एक तरह से बढ़ोतरी की थी। रेपो दर क्या होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। रेपो दर होती है जो RBI एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर या बैंकों पर एक तरह से कर लगाती है, तो जिससे कि कर्ज के लिए जो बैंक RBI से लोन लेते हैं तो उस पर एक तरह से कर लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि जब वही पैसा आगे ग्राहकों को दिया जाता है, कस्टमर्स को दिया जाता है, तो बैंक से ही पैसा लेते हैं लोग, तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि बैंक भी बढ़े हुए कर्ज की दरों पर आगे पैसा देते हैं, तो इसे रेपो दर कहा जाता है। तो ICICI, BOI व बंधन के कर्ज एक तरह से महंगे हो गए हैं। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट देश विदेश की खबर की तरफ। देश विदेश की खबर में हमारे जैसे कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए एक तरह से जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर फैसला लेने की बात G20 देशों के समूह ने की है। तो निश्चित ही विदेश सचिव जो है हमारे बैठक से आतंकवाद और उसकी चुनौतियों पर इस पे संदेश सामने भी आएगा। तो एक तरह से भारत ने बुधवार को आतंकवाद फैलाने में एक तरह से क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए जिसमें कहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के एक घटक के रूप में क्रिप्टो पर भी G20 बैठक में विचार विमर्श एक तरह से होगा। तो इस प्रकार की बात कही गई है। वहीं हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है देश विदेश की तरफ से वह है कि प्रत्यार्पण और संपत्ति जब्तीकरण की प्रक्रिया में तेजी की ज़रूरत भारत ने बताई है। प्रत्यार्पण संधि किसे कहते हैं? जब एक देश दूसरे देश से यह कहता है कि हमारे देश का जो नागरिक आपके देश में जाकर पैसा लेकर भाग गया है या किसी कारण से आपराधिक गतिविधि के चलते आपके देश में शरण ले रहा है, तो आप उसे हमारे हवाले कर दीजिए। तो इस प्रकार की जब घटना घटती है तो उसे प्रत्यार्पण संधि कहते हैं। और संपत्ति जब्तीकरण की एक तरह से जो प्रक्रिया है उसके लिए भारत तेज़ी से कार्य कर रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट देश विदेश की खबर की तरफ। देश विदेश की खबर में हमारी जो नेक्स्ट खबर है वह है न्यायिक प्रक्रिया से अलग एक तरह से कबूलनामा कमज़ोर साक्ष्य और मजबूत सबूत जरूरी हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से 2007 के हत्या के मामले में योग को बरी करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत का क्या कहना है? शीर्ष अदालत का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया से अलग एक तरह से कबूलनामा होना चाहिए और अगर कमज़ोर साक्ष्य हैं, सबूत नहीं हैं और मजबूत सबूत जिसमें कि ज़रूरी सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, तो निश्चित ही वह मामले को जो कि मजबूत करते हैं, तो उसकी ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाई है। और वहीं इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ हमारी। तो
जो नेक्स्ट खबर देश विदेश की तरफ से आ रही है वह है इंजीनियरिंग और स्नातकों जो छात्र हैं उनमें एक तरह से जो बात देखने को मिली है कि उनमें कौशल की एक तरह से कमी देखने को मिली है। वे पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। तो इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उन्हें इस बात पर ध्यान देने की एक तरह से ज़रूरत है कि वे रोजगार परक एक तरह से कौशल सीखने का प्रयास करें, तो निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी। वहीं हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट हमेशा की तरह एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। जैसे कि हमारी पहली एडिटोरियल एनालिसिस है सजा और संदेश। तो सजा और संदेश में जो ये एडिटोरियल एनालिसिस लिखी गई है तो ये संपादक द्वारा एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि अभी पैसेंजर ट्रेन बम धमाके में एक तरह से जो 7 आतंकवादी एक तरह से जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है और एक उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो यह उसी पर आधारित जो हम कह सकते हैं यह लेख है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने तथा विस्फोटक और हथियार जमा करने आदि के जुर्म में एनआईए की एक विशेष अदालत ने आईएस खुरासान मॉड्यूल के साथ आतंकवादियों को फांसी और एक को उम्र कैद की सज़ा देकर आतंकवाद के खिलाफ सख्ती का कठोर संदेश दिया है। इन आतंकवादियों पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बम विस्फोट की कोशिश करने, दशहरे की रैलियों में बम रखने तथा भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में विस्फोट करने जिनमें 10 लोग घायल हो गए थे के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। इन पर कानपुर उन्नाव रेल पटरी पर बम रखने के भी आरोप हैं जिसकी सुनवाई अभी चल रही है। एनआईए के मुताबिक इन आरोपियों ने आईडी विकसित कर उन्नाव के गंगा घाट समेत उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों में उनसे विस्फोट किया था, जो हालांकि विफल रहा था। लेकिन 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में विस्फोटक रखने की उनकी साजिश सफल हो गई थी। जब शाहजहाँपुर के निकट जबडी स्टेशन के पास हुए विस्फोट में कुल 10 लोग घायल हुए थे। उसके अगले ही दिन लखनऊ एटीएस ने मामला दर्ज किया था। बाद में एनआईए ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और कानपुर एटीएस ने इस सिलसिले में पहली गिरफ्तारी की है और आरोपी के बयान के आधार पर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कानपुर, लखनऊ और उन्नाव से हुई थी। सिर्फ यही नहीं कि उस दौरान मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था, बल्कि लखनऊ स्थित हाजी कॉलोनी में एक नोटबुक भी पुलिस ने जब्त की थी जिसमें बम बनाने तथा लक्षित जगहों पर उनका इस्तेमाल करने के बारे में लिखा हुआ था। एनआईए की विशेष अदालत के जज ने आतंकियों के इन षड्यंत्रों को विरलतम बताया है, तो इसे समझा जा सकता है क्योंकि जिहाद के नाम पर देश के कई शहरों को दहला देने की साजिश रची गई थी। दोषी पाए गए इन आतंकियों के पास बेशक 1 महीने के भीतर इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, लेकिन यह सज़ा आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को ही दिखाती है। यह संयोग नहीं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कहते हुए याद दिलाया है कि आतंकवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत सबसे आगे रहा है। तो निश्चित ही यह सज़ा जो दी गई आतंकवादियों को उससे जो संदेश जाएगा उस पर ध्यान देने वाली बात है। वहीं हम चलते हैं अपनी दूसरी एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। तो दूसरी एडिटोरियल एनालिसिस जो कि संजय अभिज्ञान जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने यह लिखी है और यह निश्चित ही दक्षिण को जो एक तरह से उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या उत्तर जो देने की उम्मीद की जा रही है, तो जो यह जुड़ी हुई एक तरह से एडिटोरियल एनालिसिस जो है वह है जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुई है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो कि आयोजित की गई थी। तो यह निश्चित ही उसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले 3 दशकों में दक्षिणी राज्यों की आर्थिक बेहतरी का सिक्का इस कदर जमा
कि यह सवाल भी बेमानी हो चला था कि आखिर कब जाकर उत्तर भारत के राज्य आर्थिक विकास में दक्षिण भारत का मुकाबला करने की स्थिति में आ पाएंगे। पर आज जब उत्तर प्रदेश 33.5 लाख करोड़ रुपए के ताज़ा निवेश वादों के पहाड़ पर बैठकर सुस्ता रहा है, क्या हम इस सवाल को उठा सकते हैं? किसी भी प्रबुद्ध उत्तर भारतीय की अस्मिता को एक पवित्र चुनौती देने वाला यह सवाल सिर्फ अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मगर इस पर आने से पहले एक नज़र डालनी होगी कि दक्षिणी बनाम उत्तर की यह बहस आखिर कब और कैसे पनपी और हाल ही में इसमें कौन सा नया मोड़ आ गया है। भारत राष्ट्र राज्य के इतिहास की यह एक सत्य कथा है। 75 साल पहले आज़ादी मिलने के समय तो सभी राज्य कमोबेश एक जैसे ही पिछड़े और साधन सीमित थे, मगर 70 के दशक के आरंभ से दक्षिणी राज्यों के आर्थिक सामाजिक सूचकांक सुधरते चले गए, और जिसमें शिशु मृत्यु दर, जच्चा मृत्यु दर, जीवन संभवता, 5 वर्ष की आयु से पहले की मृत्यु दर, जन्म दर, कन्या भ्रूण हत्या दर, रोग प्रतिरोधक टीकाकरण की दर, प्रति व्यक्ति आय, प्राथमिक स्कूलों में दाखिले की दर, लगभग हर पैमाने पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक संभलते गए। शिशु दर, मृत्यु दर का केरल का आंकड़ा 6 से 7 के दायरे में है, जो अमेरिका से टक्कर लेता है, मगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का यह आंकड़ा आज भी चिंताजनक है और अफगानिस्तान, सूडान, नाइजीरिया जैसे देशों के समकक्ष है। केरल की अगुवाई में दक्षिण ने जनसंख्या नियंत्रण में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्ष 1971 में केरल और राजस्थान की आबादी करीब बराबर थी। आज राजस्थान की आबादी केरल से दोगुनी है। इस बीच बेंगलुरु की पहचान भारत की सिलिकॉन वैली की बन गई है। हैदराबाद साइबराबाद हो गया है और केरल साक्षरता का रोल मॉडल बनकर उभरा है। तमिलनाडु स्कूलों में मिड डे मील जैसी स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है और देखते देखते उसने स्कूली दाखिलों में इजाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं देशों या अंचलों की आर्थिक तुलना कोई पाप नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव में ही ऐसी जिज्ञासाएं हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल 1776 में लिखी गई अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ की कालजयी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके कोई 2 सदी बाद भी जीडीपी की अवधारणा को जन्म देने वाले नोबेल विजेता अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स भी विभिन्न देशों की आय का एक तरह से वैज्ञानिक नीलकांतन आरस ने हाल में प्रकाशित अपनी किताब साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडियाज़ ग्रेट डिवाइड में उत्तर के मुकाबले दक्षिण भारत को अधिक खुशहाल साबित किया है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आखिर कुछ वर्ष पहले अर्थ जगत के 2 दिग्गज अमर्त्य सेन और जगदीश भगवती भी तो क्रमश केरल व गुजरात को आमने सामने रखकर बहुचर्चित सेन भगवती डिबेट को आकार दे रहे थे। जगदीश भगवती जहां गुजरात मॉडल की तर्ज पर सामाजिक न्याय के बजाय तेज आर्थिक विकास को वरीयता देने का तर्क दे रहे थे, वहीं अमर्त्य सेन केरल की मिसाल देकर कह रहे थे कि तेज आर्थिक विकास नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य को वरीयता देकर सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखने की नीति से ही सच्चा विकास होता है। वहीं बहरहाल इस पूरी बहस में नया मोड़ यह है कि उत्तर भारत को पिछड़ा बताने की सात्विक अर्थशास्त्रीय बहस अब दुराग्रह की तरफ जा रही है। मसलन साउथ वर्सेस नॉर्थ के लेखक नीलकांतन कहते हैं कि दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण की सज़ा मिल रही है। आरोप है कि चूंकि 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों को धनराशि आवंटन का आधार बनाया है, कम आबादी वाले दक्षिण भारतीय राज्यों को कम केंद्रीय संसाधन मिल रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश औसत आर्थिक सूचकांकों के बावजूद महज आबादी के अनुपात की बदौलत ज़्यादा केंद्रीय संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। आरोप यह भी है कि जीएसटी व्यवस्था के कारण दक्षिण राज्यों की हैसियत नगरपालिकाओं जैसी हो गई है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि परिसीमन आयोग की आगामी कार्यवाही में अपेक्षाकृत कम आबादी होने के कारण दक्षिणी राज्यों की संसदीय व विधानसभा सीटें भी कम हो सकती हैं। कुल मिलाकर आरोप है कि केरल सरीखे कक्षा में अव्वल रहने वाले छात्रों को तो सज़ा मिल रही है और यूपी राजस्थान जैसे फिसड्डी छात्रों को इनाम दिए जा रहे हैं। दक्षिण बनाम उत्तर के इस वैचारिक समुद्र मंथन से निकले विषामृत को गंभीरता से देखना समझना चाहिए। यह बहस बताती है
कि 70 के दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा के ढांचे को तरजीह की रणनीति ने दक्षिण की नींव को मजबूत किया है। एक तर्क यह है कि एक सदी पहले पेरियार जैसे महानायकों के नेतृत्व में आरंभ हुए द्रविड़ आंदोलन से उपजी जागरूकता ने 60 के दशक में निम्न मध्यम वर्ग को शिक्षित बनाकर क्षेत्रीय विकास की पूर्व पीठिका तैयार की है, जबकि उत्तर भारत में अम्बेडकर लोहिया के दर्शन को राजनीतिक यथार्थ में उतारने वाले राजनीतिक आंदोलनों ने कुछ विलंब से आकार लिया है। तर्क यह भी है कि दक्षिण के राजनीतिक जनमानस पर हावी शिक्षा स्वास्थ्य के ठोस आग्रहों की तुलना में उत्तर भारत की राजनीतिक सामाजिक चेतना पर मंडल कमंडल के भावनात्मक आग्रहों के हावी होने से अंतर बढ़ा है। वहीं इसी पृष्ठभूमि में मूल सवाल पर लौटना होगा कि क्या निवेश का नया चुंबक प्रदेश बनकर उभरा उत्तर प्रदेश दक्षिण द्रव का मर्दन करने को तैयार है? क्या वह फिसड्डी या बीमारू का ठप्पा मिटाने के निर्णायक मुकाम पर आ गया है? क्या बीते पखवाड़े लखनऊ में योगी सरकार के अफसरशाहों के हाथों में थमाए गए 18,643 निवेश आशय पत्र कागज का पुलिंदा मात्र हैं, या वाकई में धरातल पर उतरकर करोड़ों गरीबों को रोजगार देंगे? पिछला रिकॉर्ड तो MOU के आंकड़ों को संशय देने से देखने की सलाह देता है, लेकिन वादों को वफा होते भी देखा गया है। और देश विदेश में यूपी सरकार के नए रोड शो के आयोजनों में जिस तरह पापड़ बेले हैं, उससे प्रयासों की ईमानदारी तो झलकी ही है। मगर उत्तर प्रदेश के लिए दक्षिण और का एक सबक स्पष्ट है। जन शिक्षा और जन स्वास्थ्य को केंद्र में रखने वाला समावेशी विकास सुनिश्चित किए बगैर ये निवेश परियोजनाएं सार्थक नहीं होंगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण को एक तरह से जो शिक्षा में उच्चतम शिक्षा हासिल करने का एक तरह से राज्य जो दर्जा मिलता है, तो वहीं उत्तर की तरफ अगर हम देखें तो उत्तर को वह दर्जा हासिल नहीं होता है, जबकि पूर्ण संसाधन उत्तर प्रदेश के पास मुहैया कराए जाते हैं। तो निश्चित ही यह एडिटोरियल एनालिसिस उत्तर और दक्षिण के एक तरह से ऊपर हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रकाश डालती है। वहीं हम चलते हैं अपनी छोटी सी कहानी की तरफ, जो हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं अंत में। तो मगध के राजा जो एक तरह से सच्चा धार्मिक एक तरह से किसे कहते हैं, यह उस पर आधारित है। तो मगध के राजा हुए हैं श्रोणिक परम। एक तरह से धार्मिक व प्रजा हितैषी वह व्यक्ति थे। भगवान महावीर के उपदेशों का वह पूरी तरह पालन करते थे। एक बार उन्होंने घोषणा कराई कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग का अनुसरण करेंगे और श्रावक व्रत धारण करेंगे, उनसे चुंगी नहीं ली जाएगी, यानी कि उनसे कर नहीं लिया जाएगा। यह घोषणा होते ही अधिकांश दुर्व्यसनी अपने को श्रावक बताकर इस घोषणा का लाभ उठाने लगे। एक दिन राजस्व अधिकारी ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। महामंत्री बुद्धिमान था, उसने कहा, राजन आप चिंता न करें, मैं असली व नकली श्रावक की पहचान कर लूँगा। अगले दिन एक मैदान में सफ़ेद व काले रंग के 2 तंबू लगाए गए। मैदान में उपस्थित प्रजा को कहा गया कि जो सच्चे श्रावक हैं वे सफ़ेद रंग के तंबू में पहुँचे। तंबू खचाखच भर गया। राजा मंत्री के साथ वहां पहुंचे। सभी लोगों ने सच्चे श्रावक होने का दावा किया। राजा मंत्री के साथ काले तंबू में भी पहुंचे। उसमें बहुत कम लोग बैठे थे। उन लोगों ने कहा, राजन हम सच्चे श्रावक नहीं हैं, हम श्रावक व्रत का पालन करने की कोशिश करते हैं, पर जाने अनजाने पाप कर्म हो ही जाते हैं। राजा समझ गए कि ये लोग ही असली श्रावक हैं। उन्होंने मंत्री से कहा, कपटी लोगों की जगह इन्हें ही श्रावक मानकर सुविधाएं दी जाएं। तो इस प्रकार के सच्चा धार्मिक कौन व्यक्ति होता है, तो इस कहानी के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। हमारे साथ बने रहिए कटिंग चाय में, निरंतर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस। यह सेशन निश्चित ही एक तरह से UPSC SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। धन्यवाद, नमस्कार।